धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकारों ने खबर आप तक जरूर पहुंचाई होगी और अपने ही स्टाइल में इस खबर को आपसे रूबरू कराया होगा। कहा होगा कि बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंच गई है उत्तर प्रदेश के कांधला और वहां पे छापेमारी कर रही है मौलाना साद के फार्म हाउस पर, लेकिन मौलाना साद वहां से नहीं मिल पाए हैं। आज के अखबारों में भी इस खबर को प्रमुखता से छापा गया। तो पहला सवाल यह पैदा होता है कि असल हुआ क्या है कांधला में, क्राइम ब्रांच करने क्या गई थी और क्राइम ब्रांच ने वहां जो कार्रवाई की उसके बाद क्राइम ब्रांच का क्या रिएक्शन, वहां जो मौजूद पत्रकार थे उनकी क्या भूमिका रही है, उन्होंने किस तरीके से सवाल पूछा है, उनको अंदर जाने दिया कि नहीं जाने दिया, अंदर जाने दिया तो फिर बाहर क्यों आने दिया, ये तमाम चीजें हैं उभर रही हैं। और साथ ही क्या अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए, देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति के गृह मंत्री रहते हुए इतनी पंगु हो गई है क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस की कि 25 दिनों से मौलाना साद का कोई सुराग नहीं लगा पा रही है। एक सवाल यह भी उभरता है कि मौलाना साद आखिर कहां गायब हैं। वो बात कर रहे थे क्वारंटाइन होने की, तो 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड उनका पूरा हो चुका है, वो आखिर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि शाम से रमजान भी शुरू हो रहा है, यानी कि रोजे भी शुरू हो रहे हैं। लोगों को तरह तरह की आशंकाएं हैं कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जहाँ जहाँ फंसे हैं, क्या वो रोज़े रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, उनके साथ क्या होगा, नहीं होगा, मरकज़ दोबारा खुलेगा कि नहीं खुलेगा, उस पर इसी तरीके से सील लगी रहेगी, क्या पूरी परिस्थिति होगी। इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है जी आपसे। यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं कि कांधले में हुआ क्या है, लेकिन उससे भी पहले मुझे लगता है कि कांधला में क्या हुआ है ये आपके सामने रखना जरूरी है। पूरा मामला है क्या? देखिए, तबलीगी जमात का दिल्ली के निजामुद्दीन में हेडक्वार्टर है जिसको मरकज़ के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे 2-2,500 लोगों की भीड़ थी जो लॉकडाउन के चलते वहाँ फंस गई थी। बताया जा रहा है कि छुप गई थी भोंपू मीडिया वाले स्टाइल में। तो उन छुपे हुए लोगों को 29 और 30 मार्च को निकालने का सिलसिला शुरू किया गया। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी करके वहाँ पे उनको निकालना शुरू किया। 2 दिन तक चली कार्रवाई के बाद वहां से 23 से 61 लोगों को निकाला गया। मौलाना साद और उनके 6-7 लोगों के खिलाफ जो पूरी कमेटी है मरकज की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उनको बाकायदा 2 नोटिस भेजे गए। मौलाना साद ने दोनों नोटिस का गोलमोल जवाब दिया। पहले नोटिस में कहा कि देखिए, हमारा जब मरकज ही सील पड़ा है तो हम जवाब कैसे दें। दूसरे में कहा कि मेरे सारे साथी क्वारंटाइन है तो मैं जवाब कैसे दूं। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने आगे बढ़ते हुए उनके खिलाफ 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया। और उसके बाद ये मामला थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गया ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तक, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय तक। और प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी जांच करने लगा। प्रवर्तन निदेशालय का मानना है कि इन्होंने विदेशों से बहुत बड़ी फंडिंग की है। तो यानी कि 2 एजेंसियां फिलहाल जांच कर रही हैं, एक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, दूसरा ईडी। लेकिन दोनों ही अभी तक मौलाना साद को पकड़ पाने में कोई तरीके से कामयाब नहीं हो पाई हैं। कल तस्वीर उभरी कि उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में स्थित ये जो कस्बा है, यहीं के वो रहने वाले हैं। अगर आप उनका पूरा नाम पढ़ेंगे तो उनका नाम आएगा मौलाना साद कांधलवी। हालांकि हिंदी के जितने पत्रकार हैं वो कंधालवी लिख रहे हैं या कुछ और लिख रहे हैं। कांधला को कांधला शरीफ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बुजुर्गाने दीन जो हैं मुसलमानों के, उनकी बड़ी सरजमी रही है। मौलाना इलियास यहाँ से हुए हैं, वो इन्हीं के पूरे ख़ानदान से आते हैं मौलाना साद के, और उन्होंने ही 1927 में तबलीगी जमात का सिस्टम शुरू किया था। हालांकि वैसे बात करें तो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है, तो आप जैसे गाज़ियाबाद पार करेंगे तो मेरठ हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, सहारनपुर हुआ, ये पूरा जो इलाका है यहाँ अलग ही है। जैसे देवबंद भी आपको इसी इलाके में मिलेगा। मेरठ का जो सहारनपुर का जो मदरसा है मज़ाहिर उलूम, वो भी आपको इसी इलाके, बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ पे हुए हैं। तो इस सरजमी का इतिहास रहा है। इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी तहरीक रेशमी रुमाल को उठा के पढ़ लीजिएगा, उसके बाद चली, और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को उठा के पढ़ लीजिएगा, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। तो वहाँ पहुँच गई कल क्राइम ब्रांच, और क्राइम ब्रांच वहाँ घंटों बिताए, लेकिन वहाँ से उसको कुछ हाथ नहीं लग पाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मेरे बगल में तस्वीरें चल रही हैं कि उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ लोग हैं। लेकिन जब बाद में वो बाहर निकलने लगे तो पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल किए, जवाब नहीं था क्राइम ब्रांच के पास। कुछ भी सुन लीजिए। क्या मिला आपको? सर आप आए मोहम्मद साहब के मकान पे, सर क्या मामला हुआ? सर क्या क्या सर आज यहाँ पे छापेमारी हुई है, क्या मामला? सर क्या मामला, कुछ मिला प्रूफ? जिससे सहारनपुर जाएंगे सर आप? की गई थी सर, और लगातार जो मौलाना साहब नहीं मिल रहे हैं सर, क्या नाकामी मानते हैं सर? आज ये मौलाना साहब अंदर मिले हैं या कोई गिरफ्तार नहीं कर पाई सर।
अब यहाँ एक चीज़ और गौर कर लीजिए कि क्राइम ब्रांच ने पहले तो पत्रकारों को अंदर जाने दिया, क्योंकि जब उस वक्त वहाँ छापेमारी करी थी तो पत्रकार अंदर पहुँच गए, लेकिन जब पत्रकार अंदर पहुँच गए तो क्राइम ब्रांच ने उनको बाहर निकाल दिया। वो भी देख लीजिए कैसे बाहर निकाल रहे हैं, पत्रकारों से ये तक पूछ रहे हैं कौन से चैनल का है भाई, ये पुलिसिया स्टाइल होता है। अब ये जो कस्बे के और छोटे सेंटरों के पत्रकार होते हैं, दिल्ली से आई भी क्राइम ब्रांच के सामने कितना हट सकते हैं आप भी समझ सकते हैं। हालांकि वैसे ये इलाका अड़ियलों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब फिर भी देखिए, कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे छापेमारी के बाद जो ब्रीफिंग करनी चाहिए थी वो क्राइम ब्रांच ने नहीं की। पत्रकारों ने सवाल जरूर पूछने की हिम्मत की, उन्होंने अंदर भी जाने की कोशिश की, लेकिन उनको अंदर से बाहर निकाल दिया। बड़ा सवाल इसके बाद यही पैदा होता है कि क्राइम ब्रांच ने जब छापेमारी की तो उसे वहां बताना चाहिए था, वहां नहीं बताया तो दिल्ली में आके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था कि हम इतनी छापेमारी कर चुके हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। जो तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया में और अखबारों में और मीडिया में चल रही हैं सूत्रों के हवाले से, जिनके आधार पर हम भी बहुत सारी खबरें करते हैं, आप लोगों को नाराजगी भी होती है उससे, क्योंकि सच देखना पसंद नहीं है ना। सब लोग भक्त ही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्त नरेंद्र मोदी के हैं, भक्त मौलाना आजाद और बहुत सारे मौलानाओं के भी हैं, मायावती के भी भक्त हैं, मुलायम सिंह के भी भक्त हैं। जरा उनको कह के देखिए, उनके बाले भी टूट के पड़ते हैं, कैसे गरियाते हैं दबा के। तो जवाब क्राइम ब्रांच ने कुछ नहीं दिया, जबकि सबसे बड़ा सवाल क्राइम ब्रांच पे ही खड़ा होता है। कल की छापेमारी से जो चीज निकल के आती है वो आती है ये। अब यहां से खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। अब जो इंटरव्यू दिया है मौलाना साद ने, उसको लेकर कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, इंटरव्यू दिया है उन्होंने एक इंटरनेशनल अखबार को, इंग्लिश का वो अखबार है, उसमें उनका इंटरव्यू छपा है। हालांकि अगर वो उर्दू में छपवा देते तो हो सकता है ज़्यादा लोगों तक, उनके लोगों तक पहुंच जाता। इंग्लिश में छपा है इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल पाया होगा। इनके जो वकील हैं उनके ज़रिए बताया जा रहा है, उन्होंने माध्यम का रोल निभाया और उसके ज़रिए इंटरव्यू, फुज़ैल अहमद अयूबी इनके वकील बताए जाते हैं, उनके ज़रिए इंटरव्यू शाया किया गया है। अब इस इंटरव्यू की कुछ ख़ास बातें इंटरव्यू से पहले की वो समझ लीजिए। खास क्या है वो थोड़ा देख लीजिए। 1927 से जब तक तबलीगी जमात बनी है तब से ये लोग मीडिया से दूरी बना के रखते हैं, मीडिया से इनकी कुर्बत नहीं देखी जाती। हालांकि पाकिस्तान जब देखेंगे तो वो तबलीगी जमात वाले देखेंगे ना, मौलाना साहब को हर वक्त ही कैमरे के आगे रहते हैं, उठते बैठते रोते खाते पीते, लेकिन ये दूरी रखते हैं। जैसे आप देखेंगे मौलाना साद की सिर्फ एक इमेज है जो कि पूरे मीडिया के पास है, जिसे हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा उनकी कोई इमेज यानी कि कोई फोटो नहीं है। ये दूरी रखते हैं, इस बात का प्रमाण है। लेकिन एक बात आपको यहाँ ये गौर करनी पड़ेगी कि आखिर आना तो उसी प्लेटफॉर्म पे पड़ा ना, सोचना तो उसी प्लेटफॉर्म के बारे पड़ा ना कि भाई मैं आता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, लोगों तक अपनी बात पहुँचाता हूँ। काश इन लोगों ने वक्त रहते वक्त से आंखें मिलाई होती तो आज ये हालात ना होते, और इनके बारे में जो भी परसेप्शन, जो भी धारणा कोई भी समाज, कोई भी मीडिया 2 मिनट में बना देता, ये तो गंदे हैं, ये तो तलाक देने वाले हैं, 4-4 शादियाँ करते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं, ये तो अपने मोहल्ले में हिंदुओं को नहीं रहना चाहते, ये तो नाम बदल के हिंदुओं की लड़कियों को फंसा लेते हैं, ये नैरेटिव शायद इनके बारे में ना बना पाता। तो यहाँ इसको भी देखना ज़रूरी है। पर एक लाइन जो मुझे लगता है सबसे अच्छी है, वो आप मेरी नोट कर सकते हैं, अकरम रईस खान की लाइन है साहब। ऐतिहासिक इंटरव्यू है ये, 93 साल के इतिहास में तबलीगी जमात के किसी मुखिया द्वारा दिया गया ये इंटरव्यू ऐतिहासिक इंटरव्यू है। इसकी कटिंग आप अपने पास रख लीजिए, जितने तबलीगी जमात वाले हैं वो तो ज़रूरी रख ले, भाई हमारे हजरत जी का इंटरव्यू छपा, उन्हें तो धर लेना चाहिए इसको संभाल के। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल किए गए, उनसे पूछा गया कि आप जब से ये मामला सार्वजनिक हुआ है तब से आप गायब हैं, क्राइम ब्रांच आपको ढूंढ रही है, ईडी आपको ढूंढ रही है, क्राइम ब्रांच ने तो आप पे 304 का यानी कि गैर इरादतन हत्या तक का केस दर्ज कर लिया है, आप सामने नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने 2 नोटिस भेजे, उन्होंने जो मैंने पूछा मैंने उनको बताया, तमाम चीज़ों में मैं उनको कोऑपरेट कर रहा हूँ, और अभी जो है हमारे सारे साथी और तमाम लोग क्वारंटाइन हैं, धीरे धीरे तमाम चीज़ें ठीक होंगी, मैं सामने आऊँगा। तो ये इस तरीके का इंटरव्यू उन्होंने दिया। ये इंटरव्यू सवाल खड़ा करता है क्राइम ब्रांच पे जी, क्या क्राइम ब्रांच जो दिल्ली में बैठी है, जो इतनी हाईटेक है, जिसके बाद तमाम संसाधन है, वो मौलाना साद तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, या वो पहुंचना ही नहीं चाहती है। जैसा मैंने बताया आपको, वो तो माहौल बनाने में लगी ताकि पहले पिच तैयार करे और बाद में फिर कोई बढ़िया सी शानदार बैटिंग करके दिखाए, क्योंकि उसी बैटिंग का मकसद है कि पहले एक आसान सा मुकदमा दर्ज हुआ, नोटिस भेजे गए, फिर 304 का मुकदमा गैर इरादतन हत्या का दर्ज हुआ, फिर मामला ईडी तक पहुंच गया कि विदेशों से फंडिंग आ रही है। अब धीरे धीरे करके आगे बहुत सारी चीज़ें और भी उसमें जुड़ जाएँ और पूरे मामले को इतना बड़ा कर दिया जाए कि बताया जाए कि कांग्रेस के दौर में तो साहब आसाराम को जेल में डाला गया,
सुनिएगा ध्यान से। कांग्रेस के दौर में राम रहीम पे मुकदमे शुरू किए गए, कांग्रेस के दौर में संत रामपाल को जेल में डाला गया, कांग्रेस के दौर में हिंदुओं के साधु संतों पर जेल में डालने का काम होता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की अमित शाह की सरकार है जो मुसलमानों के बड़े बड़े धर्मगुरुओं को उठाकर भी जेल में डालने का मादा रखती है। ये है असली हिंदुओं की हितैषी सरकार। ये लाइन भी आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। क्या उसके लिए पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। अब ऐसे में बात कर लेते हैं मौलाना साद की, वो कहाँ गायब हैं? क्या उनको ऐसे माहौल में सामने नहीं आना चाहिए? क्या उनको तमाम चीज़ें फेस नहीं करनी चाहिए? क्या उनके छिपने से जगह जगह जमातियों को दिक्कतें नहीं हो रही हैं? वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? अगर इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो इंग्लिश के एक अखबार को इंटरव्यू दे रहे हैं, ना कि किसी हिंदी या उर्दू के अखबार को इंटरव्यू दे रहे हैं। और अब एक और चीज़, अगर उनको लग रहा है कि मीडिया के ज़रिए वो अपनी बात रख सकते हैं, तो क्या आज वो सोचेंगे कि हाँ वाकई में इस मुल्क को, समाज को, देश को, क्षेत्र को और ख़ासकर उनको आज एक मीडिया की ज़रूरत है? सोचिएगा इस बारे में। यहीं छोड़े जा रहा हूँ। आप कहेंगे नहीं तो कि हमारे हजरत जी के बारे में ऐसे बोल दिया जी। हमारे हजरत जी के बारे में तमीज़ से नहीं बोलता है जी। हजरत जी से मुसाफा मिला लो, जन्नत में चले जाओ। हजरत जी इस्लाम से बड़ा हो गया है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।